हेलो एवरीवन। तो चलिए थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। और हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, हमने किया था लास्ट, राइट। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा नेक्स्ट एंड लास्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि वाटर से रिलेटेड, अमाउंट ऑफ वाटर से रिलेटेड है ना। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर इन व्हाट, एसिडिक सॉल्यूशन और एसिड सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन कह दीजिए, है ना। कितना अमाउंट ऑफ वाटर उसमें है उसी को कॉन्सेंट्रेटेड और ये कहते हैं। तो यहां पे दो टर्म आता है, एक तो कॉन्सेंट्रेटेड टर्म आता है, कॉन्सेंट्रेटेड, और दूसरा जो टर्म आता है यहां पे वो डाइल्यूट आता है, डाइल्यूट टर्म। तो ये दो टर्म यहां पे आ रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों को हमने कवर करना है। तो कॉन्सेंट्रेटेड कहने का मतलब क्या है और डाइल्यूट कहने का मतलब क्या है। तो कॉन्सेंट्रेटेड आपको जब जब बोला जाए ना तो आप समझ जाना कि उस एसिड में, कोई भी एसिड ले लीजिए, उसका सैंपल ले लीजिए, उसमें या तो आप वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर रहे हैं, वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर, या फिर नो अमाउंट ऑफ वाटर, और मैं लिख देता हूं, और नो अमाउंट ऑफ वाटर, नो अमाउंट ऑफ वाटर। या तो आप उसमें वाटर थोड़ा सा ऐड किए हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं किए हैं, तो वो कंडीशन में कोई भी एसिड कहलाएगा क्या, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, H2SO4, HCl, HNO3, कुछ भी ले लीजिए। अगर उसमें यहाँ पे वाटर से रिलेटेड बात है तो अगर उसमें बहुत कम वाटर मिला है, एकदम नेग्लिजिबल, या फिर हम कहें कि मिला ही नहीं है, तो हम उसे कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, है ना। डाइल्यूट का मतलब क्या है, यहां पे बहुत ज्यादा आपने वाटर मिला दिया है ना, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर आपने इसमें मिला दिया है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये आपने एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट, है ना, इन व्हाट, इन एसिड सॉल्यूशन। तो बस ये सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे यही है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब ऐसा नहीं समझ लेना है, आपको दिमाग में ऐसा सेट मत कर लेना कि भैया पानी डाल डाल करके कोई सैंपल लिए हैं, जैसे मान लो HCl लिए हैं, ठीक है। तो HCl लिए हैं और पानी डाल डाल करके उसको जितना डाइल्यूट कर देंगे तो डाइल्यूट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा। ऐसा दिमाग में बिल्कुल भी मत लाना। यहाँ पे स्ट्रांग एंड वीक से इसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है कि स्ट्रांग और वीक बना दोगे तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड बिल्कुल ही अलग सेपरेट टर्म है, ठीक है। इसको इससे रिलेट करने की कोशिश भी मत करना कि हमने बहुत पानी अगर ऐड कर देंगे तो HCl को क्या कर देंगे, वीक कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। HCl है ये हमेशा H+ आयन ज्यादा से ज्यादा देगा, तो जितना ज्यादा देगा H+ आयन तो स्ट्रांग ही होगा भैया, है ना। अब मान लो कि वीक एसिड ले लियो, वीक एसिड ले लोगे CH3COOH, मान लो एसिटिक एसिड आपने ले लिया, ठीक है। तो अगर एसिटिक एसिड लिए हो तो वो कितना भी पानी डाल दो या नहीं भी डालो तो वो पार्शियली डिसोसिएट ही करेगा, पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं करेगा। तो बस वो स्ट्रांग और वीक से इसका कोई रिलेशन मत जोड़ देना, बस यही कहना चाह रहा हूं। ये कॉन्सेंट्रेटेड पूरी तरीके से सेपरेटेड फॉर्म है, ठीक है। तो यहां पे दिमाग में जनरली बच्चे ले आते हैं, ठीक है, क्या ले आते हैं कि ये ऐसा हम कर सकते हैं कि स्ट्रांग और वीक बना सकते हैं। बिल्कुल नहीं, जो स्ट्रांग है वो स्ट्रांग रहेगा, जो वीक है वो वीक ही रहेगा। कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट का सिंपल सा मीनिंग है कि वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड में वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर एडेड इनटू इट और नो अमाउंट ऑफ वाटर एडेड इनटू इट। एंड डाइल्यूट का सिंपल सा मतलब है कि बहुत ज्यादा वाटर आपने ऐड कर दिया है उसमें, इसीलिए आप इसको डाइल्यूट कह रहे हैं। सो डाइल्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है एडिशन ऑफ व्हाट, वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सारे क्लासिफिकेशन, जितने क्लासिफिकेशन थे वो सब कुछ देख लिया। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स आपने सबसे पहले देखा, देन ऑन द बेसिस ऑफ आपने बेसिसिटी देखा, देन ऑन द बेसिस ऑफ आपने क्या देखा, देखो बेसिसिटी हो गया, फिर आपने स्ट्रेंथ के बेसिस पे देखा, ठीक है। एंड देन आपने क्या देखा बेटा, ये देख लो, कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे देखा।
तो ये 4 आपने पढ़ लिए, 4 तरीके की क्लासिफिकेशन आपको मैंने बता दिया, है ना। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स आपको एसिड के ढेर सारे अगर लिखने हैं तो कॉमन एग्जाम्पल्स बहुत सारे होते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स जो कि आपको याद रखना है तो रख लीजिए, है ना। जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स में ही लिखाते हुए आया है ना, मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक, टेट्रा बेसिक, उनमें हमने इतने सारे एसिड्स लिखा दिए हैं कि उसको इकट्ठा एक जगह करके आप लिख सकते हो, है ना। बहुत सारे एसिड जगह जगह पर मैंने लिखाते चला गया, तो वो सब एक जगह इकट्ठा करके आप लिख करके और उसे याद रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं और नेक्स्ट पार्ट इसका ये है कि हम यहाँ पे कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज मतलब नेक्स्ट पार्ट कह सकते हैं, वो जो अभी तक पढ़ रहे थे वो फिजिकल पार्ट था अपना एसिड बेस सॉल्ट का। अब हम बात करते हैं कुछ रिएक्शन की कि कोई एसिड बेस रिएक्शन अगर किसी से करवाएंगे या फिर एसिड किससे रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाएगा, तो इसके अंडर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज अब हम पढ़ने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज किसके लिए पढ़ने वाले हैं, क्योंकि नो डाउट अभी एसिड पढ़ रहे थे तो अब एसिड के लिए ही पढ़ेंगे ऑब्वियसली। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड हम अभी देखने वाले हैं। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में मैं सबसे पहला मैं कह देता हूं कि आप रिएक्शन विथ Rx⁴n, मैं शॉर्ट में लिखना नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ रिएक्शन, है ना। मैं Rx⁴n लिखूंगा हमेशा, अब रिएक्शन को याद रखना। सो रिएक्शन विथ व्हाट, मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स, अगर मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, तो आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज मेटल नॉन मेटल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और उस रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखेंगे कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो क्या करेगा, वो आप हाइड्रोजन को, जैसे एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है बेटा यहाँ पे, है ना। मैं इन जनरल आपको ऐसे ही लिख देता हूँ सो दैट आप कर सको यहाँ पे, है ना। लेकर बार बार सरकार का नाम, लेकर बार बार सरकार का नाम, मांगे आलू महान, मांगे आलू महान, ठीक है। जानकर फेंकी कड़ी, देखो जानकर फेंकी कड़ी, कोई नीचे सुनो, कोई नीचे सुनो प्रभात है, ठीक है। कौन आया, कौन आया, आगे होंगे, आगे होंगे पंडित ब्राह्मण और कालू फेल, कालू फेल। तो बेटा ये जो है ना वो आपको देखो, बस इसका ऑर्डर आपको चेंज कर लेना है। अप टू 10th में क्या है ना, ये वाला ऑर्डर थोड़ा सा चेंज्ड है, तो ये चीज आप बेटा यहाँ पे आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, 10th एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो है ना आपका कैल्शियम नीचे आ जाएगा और यहाँ पे कैल्शियम के जगह पे सोडियम चला जाएगा। बस ये एक्सचेंज कर लेना आप अपने थ्योरी में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो लिथियम, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप लिख लेना ट्रिक। लेकर बार बार, ये बेरियम है, बेरियम, बार बार सरकार का नाम, मांगे आलू महान, जानकर फेंकी कड़ी, कोई नीचे सुनो प्रभात है, कौन आया आगे होंगे पंडित ब्राह्मण और कालू फेल। यानी कि ये ट्रिक से बेटा आप याद कर सकते हो, है ना। तो ये 3 सीरीज में मैंने कर दिया। इवन आप नीचे जाओगे इस तरीके से रिएक्टिविटी डिक्रीज होती चली जा रही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन से जितने लोग ऊपर हैं बेटा, यहाँ पे मुझे इससे मतलब था बस, हाइड्रोजन एसिड में, हर एक एसिड में हाइड्रोजन आता है, तो हाइड्रोजन से जितने लोग ऊपर हैं, है ना, ये सभी कोई मोर रिएक्टिव मेटल है देन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से जितने लोग नीचे हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल में काउंट में आते हैं, यानी कि हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव मेटल है। तो ये हायर, जो हायर में है, ऊपर में है, तो मोर रिएक्टिव मेटल इसको एक लात मारेगा और रिप्लेस कर सकता है, बट नीचे वाले कभी भी इसको एक लात मार के रिप्लेस नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कहूं कि जो एसिड है, ठीक है, एसिड अगर मोर रिएक्टिव मेटल से, मोर रिएक्टिव मेटल से अगर रिएक्शन करता है बेटा, एसिड अगर मोर रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन करता है तो ये बना लेगा क्या, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बना लेगा। ओके, यहाँ पे इन सभी से जो भी ऊपर हैं, इनके ये वाले सारे ऊपर हैं, इनसे ये वाले भी सारे ऊपर हैं, तो ये पूरा एक लाइन में ही है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, सबसे नीचे F2 है ना। तो ये बेटा नीचे नॉन मेटल, यहाँ पे
इधर ऊपर वाले का देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इधर से रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं, ये नॉन मेटल आ जाता है ना, तो ये एक रिएक्टिव ऐसा सीरीज है जहाँ पे मेटल नॉन मेटल दोनों है, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी का इस सीरीज है। तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी इधर से देखोगे, ये नॉन मेटल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये और मेटल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये। तो इस तरीके से नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी मेटल की, और नॉन मेटल की यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं बेटा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं। तो बस उतना ज्यादा लोचा लेने की जरूरत नहीं, बस आप इतना समझो कि हाइड्रोजन से जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से जो ये सब नीचे हैं वो क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो ये लोग रिप्लेस डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। यानी कि हम सिंपली अगर बात करें तो ये एसिड हो गया अगर, तो प्लस अगर लेस रिएक्टिव मेटल को ले लेंगे, लेस रिएक्टिव मेटल को अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो नो रिएक्शन। तो ये चीज आपको फर्दर फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, सोडियम ले लेते हैं, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ सोडियम प्लस 2 टाइम्स ऑफ HCl, बैलेंस्ड रिएक्शन मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, डाइल्यूटेड फॉर्म में ले लेता हूँ यहाँ पे इन जनरल। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ NaCl बनेगा बेटा, है ना, और प्लस H2 गैस रिलीज होगा। अभी मैंने क्या कहा देख लो, रेडिकल्स एक्सचेंज करने और कुछ करना है नहीं। यहाँ पे Na जाएगा Na प्लस में, ठीक है, यहाँ पे ये टूटेगा H प्लस NCl माइनस में, ये चला जाएगा NaCl बन जाएगा, ऐसा करके देख लो। और ये H2 क्या करेगा, ये जो सोडियम जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है ना बेटा, सोडियम Na प्लस कैसे हुआ, ये सोडियम यहाँ पे Na ने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तब जाकर के सोडियम बना। तो जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे तो बहुत सारे हाइड्रोजन होंगे ना, ऐसा ऐसा एसिड तो बहुत सारा वहां पे होगा, बहुत सारे एटम्स होंगे उसके, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वहां पे बहुत सारे H प्लस आयन आएंगे। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी सोडियम हर एक इलेक्ट्रॉन देगा तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हाइड्रोजन भी क्या करेगा, हाइड्रोजन इसी इलेक्ट्रॉन को H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करके 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 गैस बना लेता है। देख रहे हो, ये टूटा पहले Na प्लस में, Na प्लस में गया तो इलेक्ट्रॉन डोनेट जो हुआ वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया कौन, हाइड्रोजन ने, और हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट किया तो H2 गैस बना लिया, और Na प्लस यहाँ पे है तो ये NaCl बना लिया, यहाँ पे देख सकते हैं NaCl और H2 गैस बन गया, ठीक है। इसी तरीके से बेटा यहाँ पे आप देखिए Mg प्लस H2SO4। अब क्या करेगा बोलो, Mg पहले स्टेप नंबर 1 क्या करेगा, Mg पहले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, -2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और ये पहुंच जाएगा Mg2 प्लस में। उसी तरीके से यहाँ पे ये यहाँ पे 2H प्लस आयन डोनेट, ये 2H प्लस आयन के फॉर्म में और SO4 2 माइनस के फॉर्म में टूट जाएगा। रेडिकल्स आपको जनरल केमिस्ट्री से पता है ना, रेडिकल आपको पढ़ लीजिए, जनरल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा जरूरत है उसकी। तो यहाँ पे सीरीज यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है, तो देखने में क्या हो रहा है देख लीजिए आराम से। तो यहाँ 2H प्लस आयन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे 2H प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये चला जाएगा कहाँ पे, H2 गैस में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की भी कमी नहीं है क्योंकि वहां पे ढेर सारे सोडियम इलेक्ट्रॉन देते रहेंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन की भी कमी नहीं है, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या देखोगे कि ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, साथ में क्या बनेगा यहाँ पे बोलो, ये बन जाएगा Mg, इसको लेकर के भाग जाएगा, देखो H2 को लात मारेगा और ये खुद आ जाएगा MgSO4 बना लेगा और प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है, बस इस देख लो कि यहाँ से ऊपर जो है वो हाइड्रोजन को एक लात मार करके खुद जगह बना लेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस करते हैं बेटा। और भी रिएक्शन आप देखना चाहो तो देख सकते हो, जैसे मान लो जिंक है, ठीक है, जिंक है प्लस H2SO4 है, जिंक प्लस H2SO4 सब डाइल्यूट फॉर्म में ले रहे हैं बेटा, जितना भी एसिड है यहाँ पे डाइल्यूटेड फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। अब ये बना लेगा आपको क्या, ZnSO4 प्रोडक्ट बना लेगा, है ना, और प्लस H2 गैस रिलीज होगा। ये मैं कंप्लीट फिर से एक बार बता देता हूं कि कैसे आखिर ये गैस बन रहा है। ये अपवर्ड डायरेक्शन का एरो दे रहा हूं, मतलब ये उड़ रहा है, उड़ जा रहा है, H2 गैस उड़ जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्या हुआ होगा, जिंक ने अपने से 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और ये पहुंच गया जिंक 2 प्लस में। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, -2 इलेक्ट्रॉन किया था, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो ब्रेक हुआ था किसमें बेटा, 2H प्लस आयन, और ये SO4 2 माइनस आयन में, सल्फेट आयन में टूटा, और ये 2H प्लस आयन। अब ये 2H प्लस आयन क्या करेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये H2 गैस बना लेगा, और ये जिंक जो है वो किसके साथ, SO4 2 माइनस के साथ में क्या करेगा, भाग जाएगा। तो यहाँ पे ZnSO4 बनाएगा और H2 गैस बनाएगा बेटा, देख लो। तो बहुत आसान है, मैकेनिज्म आप ऐसे ही लिख सकते हैं, सबका मैकेनिज्म आप लिख सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी,
ठीक है, चलिए अब हम दूसरा टाइप स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप हमने क्या बताया आपको बेटा कि किसी भी रिएक्शन करा देंगे मेटल से, कोई भी मेटल से अगर रिएक्शन कराएंगे किसी एसिड का, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सॉल्ट प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, देख लिया आपने। अब जो दूसरा टाइप में बता रहा हूं, रिएक्शन विथ व्हाट, मेटल ऑक्साइड। उस समय मेटल से करा रहे थे, अब हम मेटल ऑक्साइड से करा रहे हैं, तो क्या फॉर्मेट रहेगा। फॉर्मेट आपको दिमाग में रखना है बेटा। फॉर्मेट क्या है, अभी इस टाइम पे आपको फॉर्मेट दिमाग में रखना पड़ेगा कि मेटल ऑक्साइड अगर किसी से रिएक्शन करता है बेटा, कोई भी एसिड से अगर, डाइल्यूट एसिड से अगर रिएक्शन करता है, तो वो इन जनरल बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। देखिए वहां से फर्क क्या है बेटा, वाटर बनाता है, क्यों, क्योंकि वहां पे H2 गैस क्यों बन रहा था, क्योंकि वहां पे सिर्फ मेटल था, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड है, यानी कि उसके साथ में O रहेगा, तो ये O यूज करके क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। तो कोई फर्क हुआ क्या, इन दोनों में तो कोई फर्क ही नहीं है। जो रिएक्शन विथ सॉल्ट, रिएक्शन विथ मेटल और रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड दोनों सिमिलर टाइप के हैं, तो आपको टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है। तो देखिए अब कुछ रिएक्शंस यहां से देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैं ZnO ले लिया, जिंक ऑक्साइड ले लिया, ये सॉलिड के फॉर्म में रहता है इन जनरल, ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में रहता है। अब यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ HCl ले लो, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट आपको, तो ये एक्वस फॉर्म में रहेगा। एक्वस का मतलब वाटर में थोड़ा सा एसोसिएटेड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना लेगा बोलो, यहाँ पे ये जिंक 2+ में टूटेगा बोलो, और O2- में टूटेगा ऑक्साइड। सोचो, रेडिकल्स याद करो ना बेटा, रेडिकल्स याद करो ना, जो रेडिकल्स पढ़ा है जनरल केमिस्ट्री में वो याद करो ना, एक्सचेंज कर दो ना, इस प्लस का इस माइनस के साथ में जोड़ी लगा दो और इस माइनस का इसके साथ में जोड़ी लगा दो, क्या बनेगा बोलो, ZnCl2 बन जाएगा, है ना। क्रिस क्रॉस कराओगे बेटा यहाँ पे Zn2+ एंड Cl-, तो ये Zn2 यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, तो ये क्या बनाएगा बोलो, ZnCl2 बना लेगा। उसके बाद ये वाटर वाला कर लो, यहाँ पे देख लो, उसी तरीके से एक्सचेंज करना, इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस, ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है जनरल केमिस्ट्री में, देख लीजिए जाके। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे H2O, बस बन गया। इसी तरीके से ढेरों रिएक्शन आप लिखिए, बार बार मैकेनिज्म नहीं लिख पाऊंगा बेटा, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड के फॉर्म में रहेगा और ये H2SO4 के फॉर्म में यहाँ पे एक्वस फॉर्म में रहेगा, है ना, यानी कि डाइल्यूटेड फॉर्म में रहेगा। तो ये क्या बनाएगा, ये मैग्नीशियम 2+ में आएगा और यहाँ सल्फेट 2- में आएगा, तो यहाँ पे बना लेगा ये MgSO4 बनाएगा, ठीक है, और प्लस साथ में क्या बनाएगा, H2O बना लेगा। तो फॉर्मेट तो अपने पास एकदम क्रिस्टल क्लियर है, फॉर्मेट तो अभी मैंने बता दिया आपको, तो दिक्कत तो आना ही नहीं है भैया। नेक्स्ट आप देख लीजिए CuO है ना। कलर वलर तो आपको ठीक है भैया, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन वगैरह में अगर जब पढ़ोगे आगे चल करके तो आप देख लेना। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ HCl, कलर अभी याद रखने की जरूरत नहीं है किसी भी क्वेश्चन रिएक्शन में, तो बस ये रिएक्शन का आप देख लो, बस आयन एक्सचेंज करो, Cu2+ में जाएगा, O2 2- में आएगा, H+ एंड Cl-, तो ये एक्सचेंज कर दो पूरी तरीके से, क्या बनेगा बोलो, CuCl2 बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा। तो ये कितना आसान है यार, बस कुछ करना नहीं है, बस एक्सचेंज करना है। तो आपको बस रेडिकल्स की जरूरत है, मैं कह रहा हूँ रेडिकल्स याद नहीं होगा बेटा, आगे चल करके बहुत पछताओगे, इसीलिए बेहतर यही होगा कि रेडिकल्स जितना जल्दी हो सके याद कर लीजिए, एनी हाउ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थर्ड रिएक्शन देखते हैं बेटा। पहला रिएक्शन हमने देखा मेटल के साथ में, एसिड का मेटल के साथ में। दूसरा रिएक्शन हमने एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ में देखा। अब तीसरा रिएक्शन हम देखना चाहते हैं क्या, एक्शन, यानी कि, और रिएक्शन लिख सकते हो, एक्शन भी कभी कभी किसी किसी बुक में लिखा रहता है ना। तो रिएक्शन विथ किससे, रिएक्शन विथ कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट या फिर मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। अब आपको सोचो बेटा, यहाँ पे रेडिकल आपको याद होना चाहिए, कार्बोनेट का क्या होता है CO3 2-, ये सब चीज रटा हुआ होना चाहिए बेटा। रेडिकल नहीं याद रहेगा तो भारी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। चलो अब मैं फॉर्मेट लिख देता हूं कि क्या फॉर्मेट रहेगा। अगर आप मेटल कार्बोनेट को लोगे, मेटल कार्बोनेट को लोगे, अगर आपने, या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, वही ये वाला मेटल कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट, आप हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लो या बाई कार्बोनेट कह लो, ठीक है बेटा, सेम ही चीज है। हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसी को लोग कहते हैं कार्बोनेट, इसी को लोग
क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट या हाइड्रोजन मतलब बाइकार्बोनेट, है ना, सिंपली बाइकार्बोनेट कह दीजिए, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, इसी को हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। अब ये अगर डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेगा बेटा, एसिड अगर आपने लिया डाइल्यूट फॉर्म में, ठीक है, तो ये बना लेगा सॉल्ट। सॉल्ट तो बनाना भैया सही है, सॉल्ट तो हर बार बनेगा, प्लस वाटर तो बन ही रहा था अभी तक, अब साथ में CO2 गैस भी रिलीज होगा। क्यों रिलीज होगा, क्योंकि कार्बोनेट में CO2 एक्स्ट्रा आ गया, बाकी सब चीज तो सेम ही है, तो यहाँ पे CO2 ये प्रोडक्ट बनाएंगे, ये बार बार ये प्रोडक्ट बनाएंगे बेटा। तो चलिए ये प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कुछ रिएक्शंस लिखते हैं। मान लीजिए कि CaCO3 है, उसको आपने क्या किया कि 2 टाइम्स ऑफ HCl से रिएक्शन करवा दिया, है ना, तो ये क्या बना लेगा बोलो, एक्सचेंज करना है बस। यहाँ पे Ca2 प्लस में ले लो, कार्बोनेट किस में आता है, CO3 2 माइनस में आता है, ये H प्लस में आता है, ये Cl माइनस में आता है, इसका प्लस इसके माइनस के साथ में, इसका वाला इसके साथ में, है ना, इसका माइनस उसका प्लस के साथ, बस एक्सचेंज करना होता है, कुछ करना नहीं है। तो CaCl2 बना दो, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बना दो, वाटर बना दो, और वाटर बनाने के बाद क्या बनाओ, CO2 बना लो। तो बस ये प्रोडक्ट बनाना है, पहले से तो हमें दिमाग में रटा हुआ है, बस सॉल्ट आपको बनाने के लिए यहाँ पे एक्सचेंज कर देना तो सॉल्ट बन जाएगा। बाकी तो वाटर और CO2 तो देख ही लियो कि फॉर्मेट में ही है, कोई दिक्कत है ही नहीं। एक और हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं, यानी कि बाइकार्बोनेट ले लेते हैं। तो बाइकार्बोनेट का भी एक एग्जाम्पल देख लिया जाए भाई क्या है। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ NaHCO3, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आप लिख सकते हैं, प्लस H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म में ले लीजिए, H2SO4 डाइल्यूटेड फॉर्म में ले लीजिए, है ना। इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे Na2 एक्सचेंज करना और कुछ नहीं करना है, Na प्लस में जाएगा, HCO3 माइनस में जाएगा। बाइकार्बोनेट ये वाला पूरा होता है, HCO3 माइनस और Na प्लस, फिर यहाँ पे 2H प्लस आया ना, SO4 2 माइनस में टूटेगा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, Na2SO4। आयन एक्सचेंज कराओ, ये तो मैं अब नहीं बताऊंगा क्योंकि आप जनरल केमिस्ट्री पढ़िए, नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा बेटा बोलो। यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ H2O, फिर यहाँ पे प्लस 2 टाइम्स ऑफ CO2, तो ये पूरी तरीके से रिएक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ऐसे करके बेटा यहाँ पे हम बोलते हैं ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, वो डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है ना, तो ये बनाएगा सोडियम सल्फेट बना लेगा, ठीक है। और साथ में H2O और CO2 तो साथ में कॉमन रहेगा। ये जब भी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पे एसिड के साथ में वो हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है प्लस CO2 बनाता है, तो ऐसा करके बनाता है। अब लास्ट हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे एक और क्लासिफिकेशन है, और इसको देखने के बाद पूरी तरीके से एसिड को हम बाय बाय कह देंगे कि एसिड की पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। तो यानी कि 4th जो क्लासिफिकेशन है बेटा, इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रख लिया जाए कि रिएक्शन विथ व्हाट, बेसिस। आप पढ़ रहे हो एसिड, तो एसिड को अगर बेस से रिएक्शन कराओगे तो उसको कहते हैं एसिड बेस रिएक्शन। और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है क्या, कि जब आप मान लीजिए सबसे फेमस रिएक्शन में लिख देता हूं कि NaOH आपने ले लिया, एक बेस है, ये एक बेस है बेटा, आगे चल करके बेस पढ़ाऊंगा, और ऐसे तो एसिड बेस का डेफिनेशन देख ही लिए हम, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HCl एक एसिड है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग नेचर का है। आपको अगर आपको अभी तो बेस पढ़ाया नहीं है तो आपको नहीं पता है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, ठीक है, और ये एक एसिड है, और वो भी कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अगर यहाँ पे मिलते हैं तो आपको हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, यानी कि यहाँ पे बनेगा क्या, NaCl, आयन एक्सचेंज कर दो, बस रेडिकल तोड़ो, आयन एक्सचेंज कर दो, NaCl प्लस H2O, ये बनेगा बेटा, वाटर प्लस NaCl, है ना। तो अब यहाँ पे देखोगे प्लस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज 57.1 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में इतनी एनर्जी रिलीज होती है बेटा। ये क्यों रिलीज होती है, क्योंकि यहाँ पे वाटर बनने का जो प्रोसेस है ना, H प्लस जो है वो जब OH माइनस से यहाँ पे मिलता है तो ये बनता है क्या, 57 यानी कि वाटर बन जाएगा, ये वाटर बनेगा, और ये वाटर बनने के दौरान 57.1 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अब ये वाला वैल्यू कम हो जाएगा, कब कम हो जाएगा, जब यहाँ पे कोई भी एक वीक आ जाएगा ना, इन दोनों के जगह पे कोई भी एक वीक आ जाएगा तो ये वैल्यू भी लेस देन हो जाएगा 57.1 किलो जूल पर मोल। समझ रहे हो, कब, जब एक इसमें से कोई भी स्ट्रांग है तब के केस में इतना आया वैल्यू।
अगर कोई भी एक वीक आ जाएगा ना तो ये वैल्यू कम हो जाएगी 57.1 किलो जूल पर मोल से। ये कितनी कम होगी ये आपको जानने की जरूरत नहीं, बस कम हो जाएगी। तो आपको आंसर लेस देन 57.1 किलो जूल पर मोल में टिक करना होगा। तो आई थिंक मैंने पूरी तरीके से एसिड कवर कर दिया बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेस को स्टार्ट करेंगे, है ना। तो एसिड पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी आपको पार्ट बचा, अच्छा ये वाला जो अभी हमने बताया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये तो एक बार और भी हम पढ़ेंगे, सेपरेटली पढ़ेंगे। अभी तो ये रिएक्शन एसिड चल रहा था इसीलिए हमने यहाँ पे पढ़ा, एक बार सेपरेटली पढ़ेंगे तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे ये वाला, ठीक है। ये 3 बार टोटल रिपीट होगा, एसिड में भी, बेस में भी, और एक अलग से न्यूट्रलाइजेशन पढ़ते हैं वहां पे। तो ये 3 बार रिपीट होगा, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और भी डिटेल में इसको बताऊंगा, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।